सफलता शब्द छोटा है, लेकिन इसको पाने के लिए अथक प्रयास करना पड़ता है। सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, मैं हूं समीक्षा राही और आज मैं आपसे असफल होने के बाद सफल कैसे बने पर बात करने जा रही हूँ। सीए पास द रियल स्टोरी में मुकेश सिंह राजपूत जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। सफलता के पीछे भागने से अच्छा है कि हम सफल बने। कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं बन जाता, लेकिन अगर वो मेहनत करता है तो एक रात के बाद जरूर सफल होता है। एक सफल व्यक्ति के पीछे काफी असफलताएं जुड़ी होती हैं। अगर कोई व्यक्ति असफल ना हो तो वह सफलता का महत्व नहीं समझ पाता। जिस तरह पत्थर को तराशते समय छेनी पर हथौड़े का निरंतर वार किया जाता है, तब जाकर कहीं वह पत्थर ईश्वर का रूप लेता है और पूजा जाता है। यह किताब इसलिए भी पठनीय है कि असफलताओं के बाद भी सफलता कैसे हासिल हो, सिलसिलेवार तरीके से इसमें बताया गया है। सफलता की प्रक्रिया को इसमें आसानी से बताया गया है। यह किताब काफी प्रेरणात्मक है और मैं चाहूंगी कि आप लोग अवश्य पढ़ें। Hello, good evening viewers. So we are live from Landmark Bookstore भोपाल। तो आज मैं वैशाली नंदा फ्रॉम इंडिया पब्लिशिंग हाउस से आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम शनिवार की शाम लेकर के नाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम हमारे गेस्ट से मिलेंगे जो कि इंडिया बुक के रिकॉर्ड होल्डर रह चुके हैं, सीए मुकेश सिंह राजपूत जी से। तो आइए हम सब मिलते हैं लैंडमार्क बुक स्टोर पे। लैंडमार्क द बुक स्टोर भोपाल में। तो आप सभी का यहाँ पे स्वागत है, यहाँ मौजूद सभी लोगों का। आज के हमारे गेस्ट हैं भारत रत्न से अवॉर्डेड, भोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित सीएम मुकेश सिंह राजपूत जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। आपका भी बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज मुझे वो यहाँ देखेंगे जानेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ सर, कि मुश्किलें तो हर एक की जिंदगी में आती हैं। मुश्किलें तो हर एक की जिंदगी में आती है। कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा गाया सर। तो गाइस ये मुकेश सिंह राजपूत जी ने बहुत ही अच्छी अपनी जीवनी के ऊपर किताब लिखी है जो है सीए पास द रियल स्टोरी। और इस बुक का जहाँ से प्रकाशन हुआ है पब्लिकेशन हाउस इंडिया पब्लिशिंग हाउस से किया गया है। और यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हमारे साथ आज मौजूद है, मनीष गुप्ता जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। तो सर आप प्लीज इनका वेलकम कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आज फिर इंदिरा पब्लिशिंग हाउस और लैंडमार्क बुक स्टोर की इस कड़ी में शनिवार की शाम लेखक के नाम। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज मेरे बहुत प्रिय मित्र और पेशे से सीए और एक बेहतरीन इंसान मुकेश राजपूत जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत आभार इसलिए भी देना चाहूंगा कि जब मैं सीए बना तो पढ़ाई का जो शौक था ना सर, वो कोई अचानक पैदा नहीं हुआ था। मेरा काफी समय इन लाइब्रेरियों, इन किताबों के बीच गुजरा है। तो आज आपने इस बुक स्टोर पर बिठाकर मुझे वो दिन ताजे कर दिए, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। जब भी मुझे दो पैसे बचत हो जाती थी या मैं कहीं से पैसे बचा लिया करता था, तो अक्सर किताबों की दुकान में घुस जाया करता था और अपनी मनपसंद किताब लेकर उसे पढ़ा करता था। सच में किताब भी मेरी वो जीवन साथी है जिन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचा और आज आपके साथ बैठा हूँ। आपका बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। आप देखिए दर्शकों, दोस्तों, 2 रुपए बचते थे तो मुकेश जी किताब की दुकान पे दौड़ते थे। वहीं आजकल के बच्चे 2 रुपए बचते हैं तो चाट, पकौड़ी, बर्गर, पिज्जा उस तरफ दौड़ते हैं। और जीवन में संघर्ष से कैसे विजय प्राप्त की जाती है, बड़ी बड़ी मुश्किलों से कैसे जीता जाता है, ये मैंने मुकेश जी से सीखा है, लिटरली सीखा है। और ठीक है, संघर्ष से तो बहुत लोग उभर जाते हैं सर, पर खुश रहते हैं। मैं बहुत एक अच्छा इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जब मैं मुकेश जी को शुरू में फोन लगाता था, माया मैडम है ना, आप भी सुनिएगा, इनको मैं फोन लगाता था और नॉर्मल क्या होता है, आप किसी को फोन लगाए और मुकेश सर कैसे हैं, क्या हालचाल,
सर का एक ही रिप्लाई होता था, सर मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं हमेशा बहुत अच्छा रहता हूँ। तो क्या आदतन आदमी फोन लगाते हो सर कैसे हैं, है ना, यही क्वेश्चन होता है। 3-4 बार के बाद ना मैं ऑकवर्ड फील करने लगा कि इनसे पूछना कि आप कैसे हैं। मैं तो इस बात को थोड़ा रोकना चाहूंगा। ये शब्द मुझे एक्चुअली डेल कार्ने की एक किताब है, आओ चले जीत की ओर, उस किताब ने मुझे जीवन में सिखाया था कि जब भी आपसे कोई ये पूछे कैसे हैं आप, तो कभी ये ना कहे कट रही है, घिसट रही है, चल रही है, बल्कि ये कहे कि रियली लाइफ इज ब्यूटीफुल। क्योंकि जो आपके दुख दर्द होते हैं ना सर, वो आपके अपने हैं, किसी से शेयर करने से उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसका सॉल्व करने वाला है नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम खुशियां बांटते चले और दुख को हम अपने तक सीमित रखें। इसलिए उस किताब ने मुझे सिखाया था सर। बहुत शानदार जी। तो उसके बाद से मैंने भी, जब किसी का भी फोन मेरे पास आता है और वो पूछता है कैसे हो, तो मेरा जवाब होता है मस्त हूँ, बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूँ, लाइफ के आनंद ले रहा हूँ। इससे दो फायदे होते हैं। हाँ। एक तो सुनने वालों को बहुत आनंद मिलता है, दूसरा आपके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, रासायनिक क्रियाएं जाग जाती हैं। बिल्कुल सही है। जी जी। और जब मुझ जैसे क्या कहना चाहिए, मैच्योर्ड कह लें या फिर थोड़ा बड़े इंसान को जब मुकेश जी इतना मोटिवेट कर सकते हैं, तो मुकेश जी सोचिए जो स्कूल के बच्चे हैं उनको कितना उनके अंदर ऊर्जा भर देते होंगे। सर स्कूल में इन्होंने एक अपने जीवन का ध्येय बनाया है, स्कूल के बच्चों को या फिर बच्चों को मोटिवेट करने का, उन्हें सही दिशा देने का अपने जीवन में। और जहां तक मुझे पता है मुकेश जी, आप हजारों लाखों बच्चों को अब तक प्रेरणा स्रोत आप बन चुके हैं उनके, है ना। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मुकेश जी की ये किताब सीए पास द रियल स्टोरी, जब ये बुक मेरे पास पब्लिश होने आई थी तो मैंने, यार हजारों सीए हैं, क्या है इस बुक में, क्यों करूं मैं इसको पब्लिश, है ना। पर जब मैंने इनसे सुना इस बुक की कहानी जो इनके जीवन पर आधारित है, सर बताएंगे उसके बारे में ज्यादा। आप बताएं सर, इस बुक को लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था, और आपकी जीवन से जुड़े जो तथ्य आपने मुझे बताए जिन्होंने मुझे बहुत रोमांचित करा और मुझे बहुत प्रेरणा दी, वो आप हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करें। डियर दर्शकों, ये किताब लिखना एक अपने आप एक अनुभव और अनूठा एक विषय रहा है। मैं 2010 में सीए बन गया था और 2010 में सीए बनने के बाद सिर्फ मेरे सामने एक लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो मैंने सोचा कि ये क्लाइंट चले जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जितना सम्मान मैं आज भी करता हूँ, पहले भी करता रहूंगा। कहते हैं इंसान जितना हल्का होता है उतना ही आसानी से ऊपर उठता है, तो मैं उतना ही हल्का आज भी हूँ, पहले भी था। तो मैंने कहा क्लाइंट चला जाएगा, तो मैंने अपने जीवन के हिस्से की छोटी सी कहानी उनके साथ शेयर की। मैंने कहा सर आपका क्लाइंट है, आपका माल जाता है इटारसी में शरद अग्रवाल जी के यहाँ पर, चावल लाइन में, उनकी बहुत बड़ी किराने की दुकान के लिए। हाँ है। मैंने कहा मैं उस दुकान पर रात को चौकीदारी काम किया करता था। मेरी ड्यूटी शाम को 8 बजे से सुबह तकरीबन 6 बजे तक लगती थी, और उनका घर जो था पुरानी इटारसी में था। तो मैं दुकान के साथ साथ उस घर की चौकीदारी करता था, रात में सीटी बजाया करता था ताकि कोई चोर वगैरह से सिक्योरिटी कर सकूं। एक सुबह की बात है, तकरीबन 5-5:30 बज रहे होंगे। मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो गाड़ी में से पेट्रोल चुरा रहे थे, तो मैंने उन चोरों को जाके पकड़ा। जब मैंने उन्हें पकड़ा तो वो चोर मुझसे ज्यादा बड़े थे और एक दो और यहाँ वहां से आ गए और उन लोगों ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने भी थोड़ी बहस की, थोड़ा काफी अपने संघर्ष किया, लेकिन जो ताकतवर लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल लड़ाकू होते हैं, उनके आगे मैं फंसा गया और मैं पिटने लगा। तभी कुछ लोग आसपास इकट्ठे हो गए और लोगों ने कहा कि ये लड़का है, चौकीदारी के साथ साथ पेट्रोल चुराने का काम भी करता है। अच्छा। तो जनरली क्या होता है, जब एक आदमी बोलता है तो लोग उसकी बातों का भरोसा नहीं करते, लेकिन जब 4-5 किसी गलत बात को भी बोलेंगे तो लोग उसकी बातों का भरोसा करने लगते हैं। उन चोरों ने आप पर ब्लेम कर दिया। यस। कि आप पेट्रोल चुरा रहे थे। ये चौकीदारी के साथ साथ पेट्रोल का काम चुराने का काम करता है। तो भीड़ के पास सोचने का टाइम नहीं होता है, भीड़ के पास एक्शन होता है, रिएक्शन होता है सीधा, और भीड़ ने भी मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। यकीन मानना सर, लोग मुझे मारते, मैं गिर जाता, फिर मैं खड़े होता, ऐसे मारते मारते मुझे इटारसी थाने ले जाने लगे। रास्ते में एक घर से एक व्यक्ति बाहर आता है, उसकी और करीब 55-60 साल का रहा होगा। उसने भी आती मेरी पिटाई शुरू कर दी कि लगे पता मेरी नाती की साइकिल चुरा के तूने कहाँ रखी है। 2 दिन पहले हीरो रेंजर साइकिल चुरा कर कोई ले गया था, तो उसने भी मारना शुरू कर दिया। कहते हैं
जब भगवान आपको कुछ देता है ना, तो उससे पहले आपको बहुत परीक्षाएं लेता है। लोहे को भी अपना आकार देने से पहले एक बहुत भरी आग से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उस जब तक वो आग से नहीं गुजरेगा उसको शेप आकार नहीं मिलेगा। तो शायद ये मेरा इम्तिहान के पल थे जिसे मैं झेल रहा था। मारते मारते मुझे इटारसी थाने ले गए। थाने पहुंचकर सिपाहियों ने भी मेरे मेरे पर हाथ साफ किया, मुझे मारा पीटा और तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ देर में टीआई साहब आए। जैसा कि आप जानते हैं, टीआई साहब थोड़े पढ़े लिखे इंसान होते हैं। उनके पास कोई भी रिएक्शन नहीं होता, एक्शन नहीं होता, बल्कि वो पहले मामले को समझते हैं। सर, यही पढ़े लिखे लोगों का कमाल है, क्योंकि वो कोई भी चीज का एक्शन नहीं करते, पहले वो उस मामले की गहराई तक जाते हैं। तो मामले की वो गहराई तक गए और उन्होंने भीड़ से पूछा कि सबसे पहले इस लड़के को पेट्रोल चुराते हुए किसने देखा? तो पता लगा वो जो चोर थे वो भीड़ से चले गए थे। और टीआई साहब सारे मामले को समझ गए और मेरे पास आके बोलते हैं और ऐसे कंधे पे हाथ रख के कि देखना एक दिन बेटा, तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े इंसान बनोगे। जब ये कहानी मैंने अपने क्लाइंट को सुनाई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो डबडबाने लगे और सामने से उठ के ठीक जैसे आप बैठे मेरे पास यहाँ आ गए और मुझसे गले लगकर बोलते हैं कि मुकेश, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इसे किताब का रूप देंगे और इस कहानी को बाहर निकालकर बच्चों के साथ शेयर करेंगे। हम अपने बच्चों को इतना पैसा खर्चा करते हैं, स्टाफ तक छोड़ने जाते, सब कुछ सुविधाएं दे रहे हैं, फिर भी हमारे बच्चे उतना नहीं परफॉर्म कर पा रहे, जबकि आपके पास कोई सुविधाएं नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, फिर भी आप यहाँ तक आए। तो इस तरह मेरे क्लाइंट ने मुझे प्रेरणा दी कि नहीं, आप किताब लिखिए। और ये किताब बनकर 3 साल में 2015 में यहाँ पर आए। यहाँ आने से पहले मैं यही भी बताना चाहता हूँ कि किताब तो मैंने 1 साल पहले लिख दी थी, लॉन्चिंग 2015 में, लेकिन मुझे पब्लिशर नहीं मिले। भटकते भटकते कहीं से ऑनलाइन पोर्टल पे मैंने देखा कि इंदिरा पब्लिशिंग हाउस में ऐसा कुछ है, तो मैंने एक मेल किया। मेल करने के बाद मैं और माया मैडम, हम दोनों सबसे पहले फोटोकॉपी लेकर आपके पास आए। आपने किताब देखी और आपने कहा हम इसे 15-20 दिन बाद अप्लाई करेंगे, 1 महीने बाद हमारी एडिटोरियल टीम पढ़ेगी। लेकिन आपका जवाब 7 दिन में आ गया था, क्योंकि आपकी बोर्ड टीम ने कहा था कि नहीं, इस किताब को बाहर में आना चाहिए। तो इस तरह वो किताब लिखकर स्टूडेंट्स के पास आई, मार्केट में आई। डियर स्टूडेंट्स, ये किताब नहीं है, ये एक सक्सेस के मंत्र है कि किस तरह हम अपने जीवन को आगे बढ़े। तो इस तरह थैंक यू वेरी मच। आप कितने साल के थे फिर जब वो हादसा हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, आप पे पेट्रोल चोरी का इल्जाम लगा था? तब कितने बड़े रहे थे? मैं उस समय करीब 20 साल के आसपास मेरी उम्र रही होगी। अच्छा। और मैं, आपको याद होगा, एक दंगा हुआ था 92 के आसपास, हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ था। उस दंगे के कारण मुझे भोपाल छोड़कर इटारसी जाना पड़ा अपने पूरे परिवार के साथ। तो इटारसी में मैं खेड़े पर रहा करता था, और वो शरद अग्रवाल जी है जो चावल लाइन में, उनकी चावल दुकान है, मैं वहां पर चौकीदारी काम करता था। तो इस तरह की कहानी निकल कर आई। और वो क्लाइंट कौन है जिन्होंने आपको मोटिवेट करा बुक लिखने के लिए? वो मेरे क्लाइंट है ओझा जी, बहुत बड़े मसाले का काम है उनका। तो मैं तो सबसे पहले ओझा जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुकेश जी के टैलेंट को पहचाना, उनकी पूरी जीवन स्टोरी को समझा और ये समझा कि ये कहानी लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि किसी ने जीवन में कुछ अच्छा करा है सर, तो वो वहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो भी उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव सुधार कर पाए। तो लेकिन मैं 2 लोगों को धन्यवाद देना जरूर चाहूंगा। पहला धन्यवाद जाएगा लैंडमार्क बुक पब्लिशर्स को, क्योंकि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मार्केट तक वहां तक पहुंचाया। देखिए, आप कितनी भी अच्छी चीजें लिख लें या कितनी भी अच्छी का आप कुछ कर लें, लेकिन अगर उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो वो चीज वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तो पहला धन्यवाद आपको जाता है। दूसरा धन्यवाद ओझा जी को जाता है, जिन्होंने इतना मोटिवेट किया कि आप कुछ करो, बच्चों के लिए लेकर आओ, और इस तरह मैं एक राइटर बन गया। सर, आप चौकीदारी की जरूरत क्यों पड़ी आपको? क्या पारिवारिक माली हालत ठीक नहीं थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, या क्या रीजन थे? यानी गुप्ता जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, जहाँ तक जितने भी सफल लोग बने हैं, अगर आप उनकी जीवनियों को जाकर देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर थे, वो पैसे से कमजोर रहे, या उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे। इस कारण वो एक सफल मुकाम पर पहुंचे और उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। तो मेरे पास भी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, घर का पैसा खर्च चलाने के लिए मुझे चौकीदारी काम करना पड़ता था, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं थे।
जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है उसके लिए चौकीदारी का काम होता है या होटलों में काम होता है, तो मैंने ये दोनों ही काम किए सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। और सीए बनने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये बहुत ही एक बड़ा प्रश्न है, और अक्सर जहाँ भी मैं सेमिनार में जाता हूँ या चैनल में जाता हूँ, यहाँ तक कि कुछ 2018 के आसपास मुझे स्टार प्लस ने भी अपने शो में आमंत्रित किया था जिसका नाम था सबसे स्मार्ट कौन। उन्होंने भी यही प्रश्न किया था कि आखिर आपको सीए बनने की प्रेरणाएं कैसे मिली। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम किसी को देखकर मोटिवेट हो जाते हैं। तो जब मैं लोडिंग ऑटो ड्राइवर का काम किया करता था अपने वाटुमल वासवानी जी के यहाँ पर मारवाड़ी रोड में, तो एक दिन वाटुमल वासवानी ने कहा कि मुकेश, ये पीएनडल, ये बैलेंस शीट और ये डॉक्यूमेंट आप सीए मनोज खरे को देकर आओ। तो मैं मनोज खरे सर के और सीए बनते कैसे, कहने लगे बहुत कठिन कोर्स है, पिछली बार हमारे ऑफिस से एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया। तरह तरह की निगेटिव बातें उसने मुझसे कही, लेकिन मुझे पता था जो मंजिल जितनी बड़ी होती है ना सर, उसका सफर उतना ही कठिन होता है। वो नेगेटिव बातें करता गया, मैं मोटिवेट होता गया। मैंने कहा अच्छा बहुत कठिन है, मतलब भीड़ नहीं होगी, अच्छा और भी कठिन है, अच्छा मतलब ज्यादा इज्जत मिलेगी, ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि सरल काम तो सभी करते हैं, कठिन काम हम करेंगे। तो इस तरह हमने, क्योंकि हमारा कोई गुरु नहीं था, तो हमने सर को ही अपना गुरु बनाया और सर के ऑफिस के दरवाजे के चौखट पर पहुंचे और ऐसे मत्था टेका और स्वयं से वादा किया कि सीए बनकर हम आपके चरण स्पर्श करने आएंगे। अच्छा, फिर क्या था, वादा कर लिया। हाँ, वादा बड़ा भी था। 5वीं से डायरेक्ट 10वीं की परीक्षाएं दी, 3 बार उसमें मैं सफल रहे। नहीं, आप उस वक्त 5वीं क्लास आपकी पास थी? मैं 5वीं क्लास तक पढ़ा था और उसके बाद आपने 10th? फिर मैंने डायरेक्ट 10वीं की क्लास परीक्षाएं दी। हाँ, 10वीं के बाद मैंने 12वीं प्राइवेट दी और फिर इस तरह मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में कूदा। सीए की परीक्षा में पहली बार मुझे लगातार 6 बार सफलताएं मिली, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। जितनी बार मैं गिरता था उतनी ताकत से मैं खड़ा होता था, क्योंकि मुझे पता है मैं जितनी बार असफल होऊंगा और कहीं ना कहीं असफलता एक दिन मेरी भी सफलता की ओर ले जाएगी। आज आपने इस कहानी को बाहर निकाला, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी है ही ऐसी, मुझे लगता है हर वैशाली कुछ बोलना चाह रही है। सर जी जीतू मंगलानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं सर आपको। थैंक यू। तो आप उनसे कुछ अगर कहना चाहें तो सर बिल्कुल कह सकते हैं। प्रमोद सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने भी आपको सर बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। थैंक यू। ओके सर, तो सर आप कंटिन्यू कीजिए। जी। तो सर आपने जैसे कि कुछ बातें ऐसी रही होंगी आपके अंदर जो ना आपने पुस्तक में बताई है और ना ही आपने किसी और से शेयर की, तो ऐसी कोई बात सर जो स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल हो, सर मोटिवेशन का काम करे, तो आप प्लीज शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ में? आपने बहुत ही एक अनटोल्ड या अनछुई बात का प्रश्न पूछा है। सच में मैं आजकल स्टूडेंट को देखता हूँ कि जरा सी असफलता मिलती है और वो निराश हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो सुसाइड जैसे अपराध के बारे में भी सोचने लगते हैं, जबकि वो ये नहीं देखते हैं कि जितनी बार आप असफल होंगे एक समय ऐसा आएगा आप सफल हो जाएंगे। डियर दोस्तों, मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है जिसको मैंने आज तक कभी शेयर नहीं किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चूंकि मैं बहुत अच्छी एक लाइब्रेरी के अंदर बैठा हूँ, एक किताबों के अंदर बैठा हूँ, पीछे मेरी बुक्स भी दिख रही हैं, तो मैं चाहता हूँ बात शेयर करूँ। बात इन दिनों की जब मैं असफलता के दौर में था और मेरे माता पिता भी अक्सर लड़ाई झगड़ा किए करते थे, मैं काफी परेशान रहता था सब चीजों से। तो मैंने सोचा कि जब मैं जीवन में इतना असफल हो ही रहा हूँ, घर से भी मुझे प्यार नहीं मिलता है, दुनिया से भी नहीं मिलता है, तो क्यों ना मैं इस दुनिया में रहूं ही क्यों। अच्छा, मतलब मेरा जीने का क्या मकसद है जब मुझे कोई तवज्जो नहीं देता या मुझे घर वाले ही अपना नहीं प्यार करते। तो फिर एक दिन मैं गुस्से में गया और चूहे मार की दवाई लेकर आया। चूहे मार की दवाई लाने के बाद मैंने बकायदा आटा गूथा, उसमें मिलाया, गूथने के बाद मैंने बकायदा उसकी रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद जैसे ही मैं उसको खाने को गया तो मैंने सोचा कि मैं मरूं क्यों, मैं कायर नहीं हो सकता। मरने में जितनी मेहनत मुझे लग रही है उससे ज्यादा या उससे कम मेहनत मुझे कुछ बनने में लगेगी। तो मैंने उसी समय वो रोटी और वो खाना वहीं फेंका और मैंने कहा मैं जीवन के लिए संघर्ष करूंगा और आगे बढ़ूंगा। और आज दोस्तों आप देख ही रहे हैं, अगर मैंने वो कदम ले लिया होता तो क्या होता, और आज आप देख रहे हैं मैं एक सफल पर्सन बन के आज आपके सामने बैठा हूँ।
सच में ये बहुत एक अनछुई कहानी थी जो आज आपने बाहर निकाली। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत। यानी मुझे लगता है सर बहुत से लोगों के जीवन में एक पल आता है, टेंडर एज के वक्त भी या बाद में भी एक पल ऐसा आता ही होगा जब उसको लगता होगा कि ये जीवन शायद हमारा व्यर्थ है, हाँ, इससे अच्छा तो हम मृत्यु को गले लगा लें। यस यस। और उस वक्त वही अवेयरनेस चाहिए जो आपके पास आई। क्योंकि वो अवेयरनेस सडनली आई। हाँ। सडनली इसलिए आई कि अरे हम मर क्यों रहे हैं, हम्म, हम क्यों ना मेहनत करें, हम मान के चलते हैं हम इस जीवन में है ही नहीं है। और सारी ऊर्जा, जहाँ तक ऊर्जा पर एक प्रश्न आया है तो मैं ऊर्जा पर थोड़ा बताना चाहता हूँ। जब मैं असफलता के दौर में था ना सर, तो मैंने देखा कि एक मेरे घर में बिल्ली आ गई। अच्छा, वो बहुत मरी खुरी थी, मतलब जाने को तैयार नहीं थी। मैं उसे मार रहा था, पीट रहा था, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी। तो मैंने उस बिल्ली को क्या किया, उठाकर एक कुत्ते के सामने उसको खड़ा कर दिया। यकीन मानना सर, वो बिल्ली जो मरी खुरी हुई थी, वो बिल्ली एकदम ऐसे खड़ा खड़ी हुई और गुर्राने लगी बहुत तेजी से। कहते हैं उसके अंदर भयानक एनर्जी आ गई, ऊर्जा आ गई अपने आप को बचाने के लिए। और कुछ ही देर में वो डॉग जो कुत्ता है वहां से छोड़ के भाग जाता है। इस चीज से मैंने एक चीज एनालिसिस की है, जिस चीज को आप चाहते हैं, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, सच में इतनी ऊर्जा चाहिए। अगर इतनी ऊर्जा आप अपनी सफलता, जो सपने हैं आपके, उसको बनाने में लगाएंगे तो गुप्ता जी आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यही एनर्जी जो मैंने बिल्ली की कहानी आपको बताई, उस एनर्जी को, जो बिखरी हुई एनर्जी है, आजकल आप देखते हैं स्टूडेंट बिखरे हुए हैं, बिल्कुल। पहले अपने आप को समेटें। समेटने के बाद जो बिखरी हुई एनर्जियां हैं, उस एनर्जी को अपने पास लेकर आए, उस एनर्जी का इस्तेमाल वो पॉजिटिव में करें, जैसे कि मैंने किया और आज आपके सामने आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है अपने जीवन को खत्म करना, हार कर, इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई नहीं हो सकता। तो मेरी गुजारिश है सभी स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से और जो भी लोग हैं, ऐसा कृत्य कभी ना करें। ईश्वर हमेशा हर किसी के लिए अच्छा ही करता है। अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत भी है तो ठीक है, आप थोड़ा सा पॉज करें, ऊर्जा को अपना इकट्ठा करें और फिर नई ऊर्जा के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं। जैसे कि आप कंप्यूटर में देखते हैं, आप फ्रेश बटन होती, फ्रेश बटन, हाँ। कई बार F5 दबा के फ्रेश करते हैं। Exactly, तो refresh। जिंदगी में हमको बार बार हाँ। ऐसे ही फ्रेश होने की जरूरत होती है और कंट्रोल अल्टर डिलीट करके हमारी बैड चीजों को हटाने की आदत होती है। हाँ। तो ये चीज आप अपने जीवन में लेकर आएंगे तो आप सबसे सफल बनेंगे। हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी आए हैं। हाँ। हम चाहते हैं कि आप उनसे, सर के फॉलोअर्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे इनके जो भी फॉलोअर्स आए हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर कुछ पूछना चाहें। सबसे पहले तो ये छोटी सी बच्ची एक हमारे साथ में है, इससे मैं इंटरेक्ट करना चाहूंगा। बेटा आप कुछ अंकल से पूछना चाहते हैं? पूछिए। मेरा नाम है जानवी मुल्तानी, क्लास 6 बाल भवन स्कूल। मेरी प्रॉब्लम है जी बोले। मैं सारा दिन टीवी में सीरियल्स देख रहती हूँ, जैसे तारक मेहता ये सब। तो फिर मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के वही सब देखती हूँ, तो मैं उनको छोड़ने के लिए मैं क्या अरे वाह, बहुत अच्छा प्रश्न किया है इस छोटी सी गुड़िया ने। सच में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन मेरा मानना है कि प्रॉब्लम जो ग्लोबल है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर बच्चे की प्रॉब्लम हाँ, है। तो क्यों ना इसकी प्रॉब्लम से अपन सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं। हाँ। तो डियर जानवी मूलचंदानी, आप बाल भवन स्कूल में पढ़ती हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। हाँ। ये बताइए कि आपके जीवन के सपने क्या हैं? मैं कुछ बड़ा बनने का क्या बड़ा बनना चाहती हैं आप? पुलिस या अच्छा CS, वेरी नाइस। देखिए आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो टीवी देखने की आदत है, ये जो आपकी एनर्जी है बिखरी हुई है, उसको आप समेटना चाहते हैं, तो इससे अच्छा होगा जो आपके सपने हैं ना, उन सारे सपनों को चित्र बनाओ। क्या बनाओ? कि मुझे बड़ा होके मुझे ये बनना है, मेरे को ये चीज चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे फलाना चीज चाहिए। जो भी जिंदगी अपने सपने हैं, उन सारे सपनों की किताब में लिखिए, पन्ने में लिखिए, चित्र ही बनाइए और वो चित्र उठा के अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए कि वो सपने आपको गलत डायरेक्शन में जाने नहीं देंगे, वो सपने आपको सोने नहीं देंगे, वो सपने आपको खींच कर लेकर आएंगे कि ये पढ़ाई से इन सब चीज को पाया जा सकता है। आपको पता है
अगर हम गरीब है ना तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एजुकेशन का बहुत बड़ा टूल है जिसको पाकर हम बहुत बड़े सफल इंसान बन सकते हैं। तो आज से आप क्या करोगी, जो तुम्हारे सपने हैं ना जीवन में बनने के, डियर दोस्तों, आप भी इस टेक्निक को आजमाएं। आपके जो भी सपने हैं उन सारे सपनों को एक कागज पर लिखे, बकायदा उनको चित्र बनाए। जैसे कि मैंने चित्र बनाए थे उस समय अपनी एनर्जी को समेटने के लिए कि मुझे सीए बनना है, सीए बनकर मैं कार खरीदूंगा, मेरा अपना ऑफिस होगा, मैं सूटकेस लेकर ऑफिस में जाया करूँ। इन सारे सपनों को मैंने उस समय चित्र बनाकर अपनी स्टडी टेबल पर बना दिए थे, ताकि वो सपने मुझे बार बार परेशान करते थे और मुझे बार बार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। तो आज से आप अपने सपनों को दीवारों पर या अपने वो जो स्टडी टेबल होती है ना वहां लिख के रखोगे, ठीक है। आप देखना आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। और टीवी जो होता है ना वो इडियट बॉक्स होता है। क्या होता है? इडियट बॉक्स। तो उसको इडियट बॉक्स ही रहने दें और आप एक अच्छे इंसान बने, ठीक है। ओके। इस छोटी सी उम्र में इसके सपने क्या है वो इसको पता है, ये कितनी अच्छी बात है। सर सबसे अनोखी बात क्या है, आजकल के स्टूडेंट को 10वीं क्लास तक पहुंच जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता है कि उन्हें बनना क्या है, करना क्या है। जब तक हमको ये ना पता हो कि हमें जाना कहाँ है, हम सही डायरेक्शन में कभी भी नहीं जा सकते। यदि हमारा उद्देश्य हमको पता है कि न्यू मार्केट जाना है तो अपने आप हमारे रास्ते बन जाएंगे और हम वहीं तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि हमको पता ना हो तो हम भटकते रहेंगे कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज से आप इसकी तरह एक लक्ष्य बना लें और लक्ष्य ऐसे जिस पर आप टिके रहें, क्योंकि लक्ष्य जो बन जाते हैं वो मिटाए नहीं जाते। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा। तो सर यहाँ पे जो फॉलोअर्स आए हुए हैं वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं। अगर आपको कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल आप बोल सकते हैं। थोड़ा तेज बोलना। इधर आ जाओ। मेरा नाम निशा तिवारी है। मैं शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शिवाजी नगर भोपाल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। मेरा 10th के बाद मैंने कॉलेज किया, तो फर्स्ट ईयर था मुझे जहाँ तक याद है। तो मैंने फर्स्ट टाइम सर को सुना था सेमिनार में, जैसे कि सर अभी बोल रहे थे कि अपने सपनों को एक कागज में लिख के सामने चिपका लो। तो मुझे भी मोटिवेशन जागा, सर की बुक्स भी पढ़ी मैंने। तो सर ने जैसा बोला, तो अगर क्या होता है अगर हमको किसी कुछ चीज़ करना है तो हम उसको अगर सामने चिपका लेते हैं और मैं निराश होकर बैठ गई, नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, बट अगर मैं वो सामने लगे उस सपने को देखूंगी ना तो मेरे अंदर एनर्जी आएगी, नहीं मुझे ये करना है। एंड कुछ सर जैसे बोलते हैं कि उन्होंने इतनी कठिन परिस्थिति में आज हमारे सामने जीता जाता उदाहरण बैठे हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, हम सोचते नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। लाइफ में कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, अगर हमारे अंदर मेहनत और लगन है, मुझे कुछ करना है, तो परिस्थिति जो खराब है हमारी वो सामने नहीं आएगी। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो हमारे लक्ष्य में होना चाहिए। और सर ने जैसा बोला कि लक्ष्य निर्धारित करके चलो, वरना तुम अपने गोल गोल घूमते रह जाओगे। तो हमेशा अपना एक गोल डिसाइड करो, वरना सच में जिंदगी में घूमते रह जाओगे गोल गोल, मुझे करना क्या है। सो अपना एक गोल डिसाइड करो और गोल को लेके और आगे बढ़ते चलो। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, अगर हमारे अंदर मेहनत है, लगन है, तो सब पॉसिबल होता है। और इसका जीता जाता उदाहरण हमारे साथ सर बैठे हुए हैं। तो सबसे यही कहना चाहूँगी, इनफैक्ट मैं भी खुद यही करती हूँ। सर ने जब मुझे जहाँ तक याद है कि सर को मैंने सेमिनार में सुना था, तो उन्होंने बोला कि जब भी तुम निराश होते हो तो मेरा ही फोटो लगा लेना। उन्होंने बोला तो मुझे याद है। तो मेरे को याद है 3 दिसंबर 2018 मैं सर से पहली बार उनके ऑफिस में मिली थी, मेरी मम्मी भी गई थी। सो तब उन्होंने मुझे अपनी बुक भेंट की थी, तो मैंने उस बुक को पढ़ा एंड उसमें कुछ कुछ पेजेस ऐसे थे जिसमें सच में रोना आ गया मुझे कि नहीं मतलब हमारे पास इतना होते हुए हम नहीं कर पाते, पर उनके पास तो वो चीज़ भी नहीं थी, फिर भी वो आज इस पोजीशन में है। मेरी घर वालों ने भी सबने पढ़ा, काफ़ी मोटिवेट हुए। सो अब जब भी मैं पढ़ती हूँ ना, मेरा जो पढ़ने वाला कैबिन है, तो मैं सर की बुक सामने रखती हूँ। तो कभी भी निराश होती हूँ ना, नहीं निशा तुझे पढ़ना है, जब सर कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तुमको तो उनसे ज़्यादा फैसिलिटीज मिल रही है, तुम्हारी मम्मी पापा इतना कर रहे हैं, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में ही सब मिल रहा है। सो अपना जो मेन फोकस है,
अपने गोल पे दो। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, अगर हम ठान लें और सच्ची दिल से मेहनत करें तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर आप जैसे निशा आपके ऑफिस में आके मिली है ना, तो आप बच्चों को 1-to-1 भी मोटिवेट करें। जैसे मुझे ये तो पता है कि आप सेमिनार्स लेते हैं। हाँ हाँ एक आपका सुल्तानपुर में शायद हुआ था जिसमें शायद 20-25 हजार हाँ, बच्चे 22,000 के आसपास स्टूडेंट। 22,000 स्टूडेंट्स थे जिनको आपने एक साथ एड्रेस करा था। हाँ जी। और इस तरह के बहुत सारे सेमिनार्स आप लेते रहते हैं, पर आप 1-to-1 भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं क्या? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, बहुत से बच्चे सेमिनार में सुनने के बाद वो मेरा हाँ। एड्रेस निकाल कर मेरे ऑफिस में आते हैं, हम्म, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, पूछते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, तो मैं उनको सॉल्व करता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है अगर हमने किसी स्टूडेंट को अगर 10 मिनट दे दिए, अगर हमारे 10 मिनट देने से हो सकता है उसके आने वाले 40 साल उसकी जिंदगी बन जाए। क्योंकि बिल्कुल। हमें भी किसी ने समय दिया था, आज हमें भी यहाँ किसी ने पहुंचाया है, तो हमारा फर्ज बढ़िया। बनता है कि हम भी आने वाली सोसाइटी को वो दें। अगर 10 मिनट देने से, 20 मिनट देने से किसी स्टूडेंट की लाइफ बन जाए तो कोई बुराई नहीं है। मैं 1-to-1 भी देता हूँ। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में और भी काम कर रहे हैं, आपकी एक संस्था भी हाँ है ना, उसके बारे में थोड़ा सा आप व्यूअर्स को बताएं। हाँ, हमारी एक संस्था है शिक्षा मित्र सेवा समिति। उस समिति, एक्चुअली उस संस्था का उद्देश्य ये है कि ऐसे बच्चे जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी, जो बीकॉम फाइनल कर चुके हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि एजुकेशन लेने से हमारे अंदर स्किल नहीं आता है, हमको स्किल लेना पड़ता है, तो उनके पास स्किल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, उन बच्चों को हमारे यहाँ जीएसटी, टैली, इनकम टैक्स, इन सब की ट्रेनिंग देते हैं 6 महीने की। और हम उनको ऑफिस आने जाने का 1,000 रुपये, 1,500 रुपये महीने को स्टाइफंड भी देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सीखने का मौका मिल जाता है और साथ ही साथ हमारा भी काम चल जाता है। इस काम के लिए माया मैडम अक्सर जो है स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट करती है, माया मैडम ही स्टूडेंट्स को सिखाती हैं जीएसटी, टैली, इनकम टैक्स के बारे में। माया मैडम बेहतर बता पाएंगी। तो आप बच्चों से चार्ज नहीं कर रहे कुछ इस ट्रेनिंग हम का? बच्चों से किसी प्रकार की कोई फीस नहीं चार्ज करते, बल्कि आने जाने का बस का पास हाँ। या 1,500 रुपए कन्वेंस हमको देते हैं। इसलिए देते हैं ताकि, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं, उनके बिल्कुल पास सही। खुद की कोई अर्निंग नहीं है, तो वो कहाँ से देंगे। और बाहर इंस्टीट्यूट में 8,000 10,000 रुपए खर्चा करके अगर वो सीखेंगे तो उतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो माया मैडम ने काफी सपोर्ट किया, इंसिस्ट किया कि नहीं हम ये चीजें करते हैं। तो हम दोनों ही, माया मैडम भी हमारी पार्टनर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हम दोनों मिलकर बच्चों को सिखाते हैं। हाँ, माया मैडम से हम जानना चाहेंगे इस संस्था के बारे में और किस तरह से आप बच्चों का सहयोग कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों और दोस्तों, हमारी जो ये शिक्षा मित्र सेवा समिति है, बेसिकली ये उन बच्चों को जिनके अंदर स्किल है और सच में सीखने की इच्छा है, उन्हीं को ज्वाइन करवाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा आ जाए तो हम उसे सिखाने लगते हैं। सबसे पहले हम उसको रीड करते हैं कि क्या सच में डिजर्व करता है हमारी संस्था को ज्वाइन करे और ये सीखे और वो कैरियर बनाना चाहता है इस फील्ड में। जब ये सब चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद किसी बच्चे को 6 मंथ्स, किसी को 1 ईयर लगता है ये सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करने पर। और ट्रेनिंग के साथ ही साथ हम उन्हें जॉब भी प्रोवाइड करवाते हैं। हमारी संस्था इस बात के लिए भी हमेशा तत्पर रहती है। थैंक यू। और सर, अगर कोई बच्चा आपसे कुछ परामर्श लेना चाहे तो क्या वो आपसे फोन कर सकता है, आके मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। जहाँ तक याद है मेरे को, खाते गांव से, होशंगाबाद से कई माता पिता अपने बच्चों को साथ लेकर आते हैं, अच्छा, कैरियर काउंसलिंग करने के लिए कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। लेकिन मेरे को आश्चर्य होता है जब माता पिता बच्चों को लेकर आते हैं तो कुछ बच्चे तो ऐसे बैठते हैं अच्छा। और पिताजी ऐसे बैठे रहते हैं कि हमारा बेटे को क्या करना है। मतलब जिनको जीवन में कुछ बनना है वो ऐसे, आपको याद होगा माया मैडम, वो से बच्चे इस तरह, मतलब ऐसे। मेरे हिसाब से जो काम माता पिता कर रहे हैं वो काम बच्चों को करना चाहिए। एक्चुअली हमारी संस्था है ना, उन्हीं बच्चों को ज्वाइन करवाती है जो सच में सीखना चाहते हैं। जैसा मुकेश जी ने बताया कि जिस बच्चे का ऑब्जर्वेशन ऐसा था, तो वो बच्चा हमारी संस्था को ज्वाइन ही नहीं कर सकता क्योंकि वो नहीं सीखना चाहता, माता पिता प्रेशर दे रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन कई बार मुकेश जी की जो लाइफ है उसके बारे में जानने के बाद सच में वो बच्चा बहुत ज्यादा, जैसे माता पिता बैठे वो भी झुकने लगता है और पैर छूकर जाता है। और हमारे साथ ज्वाइन किया है उसने और आज अपना ऑफिस खोल के
रहे हैं। बहुत ऐसे बढ़िया। बहुत सारे उदाहरण हैं बहुत हमारे सारे पास। हमारे बच्चे हैं, जैसे मिनाज का ले लो, तहा का ले लो, इन लोगों ने मेरे यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद, अरविंद का ले लो, विवेक का ले लो, यूपी जो कि में। लखनऊ में जाके मेरे यहाँ लखनऊ से यहाँ आए थे अच्छा। 2 बच्चे, विवेक द्विवेदी और अरविंद यादव। ये दोनों बच्चे ने मेरे को सेमिनार में सुना था हजरतगंज में पहली बार। सेमिनार सुनने को इतना मोटिवेट हुए कि वो सीधा लखनऊ से भोपाल आ गए और 3 साल यहाँ आकर मेरे ट्रेनिंग ली अच्छा। और सीए के एग्जाम उन्होंने दिए। उसके बाद वो वापस लखनऊ में जाके उन्होंने बढ़िया ऑफिस खोला और बहुत अच्छा कमा रहे हैं। वो अपने ऑफिस के उद्घाटन पे मुझे फीता काटने के लिए बुलाया था। सच में गुरु के लिए इससे बड़ा क्या सम्मान हो सकता है सर? बिल्कुल सही है। बहुत बड़ा सम्मान। थैंक यू वेरी मच। ये मुझे वही लगा था, जैसे अगर आज कोई बच्चा सही दिशा में नहीं है और हाँ। आपका जीवन देखकर, आपके बारे में जानकर अगर उसने सही दिशा ले ली, जैसे एक उदाहरण आप दे रहे थे, इससे बड़ा कोई ईश्वर का कार्य हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, लेकिन समय है बच्चों को खुद को समझने की। जो वो बिखरे हैं ना, आजकल के जो बच्चे हैं ना, नेट में, मोबाइलों में अपनी ढेर सारी एनर्जियों को उन्होंने बिखेर दिया है। तो इस बिखरी एनर्जी से आप किसी बड़े लक्ष्य की कामना करना गलत होगा। अगर सच में आप सफल होना चाहते दोस्तों, तो ये चीजें तो आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय जरूरत है। देखिए, मोबाइल के आने से एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी हुई है। इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट हुई है, निसंदेह। आज हम सारी सुविधाओं को एक छोटे से डेस्क पर पा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप दिल पर हाथ रखकर ये सोचिए, क्या सच में आप मोबाइल का उस डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा कि आपको करना चाहिए? यदि नहीं कर रहे तो आप अपने आप से धोखा दे रहे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी एनर्जी को समेटें और इन चीजों का इस्तेमाल एक पॉजिटिविटी में करें। मैं चाहता हूँ कि माधुरी भी आई हुई है, वो भी यहाँ के बहुत देर से वो देख रही है कि हाँ। तो उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जैसे कोई बच्चा आपसे कांटेक्ट करना चाहे या कोई पेरेंट आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? बहुत आसान है। आप गूगल पे जाइए, सिर्फ सीए मुकेश राजपूत लिखिएगा, आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा एड्रेस, सब कुछ मिल जाएगा। कहते हैं जो उभर कर आते हैं ना, उनको आप कहीं भी पा सकते हो। और एक बात बता दूं सर, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जिसे मुझे पाना है वो एक बार ढूंढते ढूंढते आ ही जाएगा। नहीं, पर मैं चाहता हूँ बच्चों की रात थोड़ी सी आसान कर दें, और अगर आप वो नंबर शेयर कर पाए हाँ, जिससे फोन करके वो आपसे अपॉइंटमेंट ले पाए या बात कर पाए। बिल्कुल। 9303765021 ये मेरा कैरियर काउंसलिंग का नंबर है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे सामने माधुरी दीदी कार्यक्रम में आई हैं। तो माधुरी काले, मैं बैतूल से हूँ। थोड़ा तेज बैतूल से आर्मी थोड़ा से हूँ मैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज में। मैंने सबसे पहले सर के सेमिनार में देखा था। सेमिनार से मैंने जब सुना था सर का स्टोरी से जो स्टोरी सुनी थी सर की, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अब मेरी सिस्टर भी बीकॉम में है, तो मैंने सर के पास ले गया था उनको कि खुशी की मेरी बहन है, उनको मैंने ले गया था। खुशी नाम है उसका, कि सर के पास जा, वहाँ पे देख कि तुझे क्या बनना है। वो भी चाहती थी कि मुझे सीए बनना है। तो मैंने बोला सीए करना तो बहुत टफ है। सर बता रहे थे कि सीए में ऐसा, मैंने बहुत टफ है, सब लोग बोलते थे कि टफ है। लेकिन आपको देख के, मुझे देख के लगता है टफ है। वो सर नहीं, फिर आप कैसे बोलते टफ है? नहीं सर, हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, और हमारे लिए कठिन कुछ भी नहीं है कुछ सर। भी नहीं है। ठीक है? बिल्कुल। तो खुशी को आपने समझाया नहीं? समझा, आपके पास भी लाए थे सर। अच्छा, अरे मालूम है मेरे को लेकर आए थे। लेकिन क्या होता है, मेरे से मिलने के बाद आपका मोटिवेशन ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूरी है, अगर देखो क्या होता है, सपने हम बुन लेते हैं, सपने बना लेते हैं। सपने बनाने के बाद हम क्या करते हैं, पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, दोस्तों से, बहनों से। अगर वो हमको डिमोटिवेट करते हैं तो हम और पीछे चले जाते हैं। तो आपने उसको क्या बताया? सर मैंने यही कहा था कि तू सर के पास जा, काम सीख, कैसा क्या होता है। वो आई सर थी। आई भी थी सर, पर कुछ प्रॉब्लम के कारण टाइम हो जाता था। तो अभी कोरोना के कारण आप लोग, कोरोना के कारण हम लोग फिर चले गए थे। ओके। चलो बहुत अच्छा लगा माधुरी, आपकी बात की। थैंक यू। और आपकी सिस्टर जल्दी से एग्जाम क्रैक कर ले, करके और गाइडेंस सीए बने। सीए बने। हाँ, और वो भी मतलब इस तरह हम हॉट सीट पे आकर बैठे कि वो मुकेश जी थे। एग्जैक्टली। ऐसे सेमिनार में सुना था, और सेमिनार सुनने के बाद, क्योंकि देखिए हम तो चले जाएंगे है ना, इस पृथ्वी से हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद हमारी यादें, हमारी मेमोरियां, हमारे बारे में कोई मिले, ये बहुत कम होता है। अभी हाल ही में हमारे क्लाइंट आए थे, गुप्ता जी।
बता रहे थे हमने 34 करोड़ का टर्नओवर कर लिया, हमने ये कर लिया, वो लेकिन कहने लगे मुकेश तुमने एक बहुत बड़ा ऑफिस ले लिया है और तुम भी बहुत सफल हो गए हो, लेकिन एक कमी रह गई है। मैंने बहुत बड़ा टर्नओवर कर लिया है, बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, लेकिन तुमने दो चीजें पा ली है। एक तो तुमने कमा भी लिया थोड़ा बहुत, और लेकिन तुमने दूसरा काम भी कर, तुमने नाम भी कमा लिया है। बिल्कुल। तो डियर फ्रेंड्स, हम ये चाहते हैं जो आपका कला है, जो आपकी ज्ञान है, वो आप अपने तक सीमित ना रखें। हर इंसान, देखिए इस पृथ्वी पे जिसने भी जन्म लिया है ना, उसके पास कुछ ना कुछ भगवान ने गुण अवश्य जरूर भेजा होगा, और उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य इस पृथ्वी पर जरूर रहा होगा। मैंने कुछ दिन पहले महादेव देखा, हनुमान जी उस पर आए थे, और हनुमान जी खुद अपने आप से कह रहे थे कि मैं इन बानरों से अलग क्यों हूं, मेरे अंदर इन बानरों जैसी कलाएं क्यों नहीं है, मैं क्यों बार बार सोचता रहता हूँ क्या है। तो इसका मतलब ये था कि उनको अपने उद्देश्य का पता था। डियर स्टूडेंट्स, जिस दिन हमें अपने उद्देश्य का पता चल जाता है, हम भी सबसे सफल बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों को सबसे पहले अपना उद्देश्य ढूंढना होगा। हाँ। और मुकेश सर की हमने सीए पास द रियल स्टोरी हिंदी में तो करी ही थी, और बाद में उसका अंग्रेजी रूपांतरण भी किया गया, और इंग्लिश में भी ये बुक अवेलेबल है। और स्पेशली आप पूछना चाहेंगे सर? प्रमोद जी, हमारे साथ प्रमोद सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आपसे सर, आपने बहुत ही बढ़िया पुस्तक लिखी है, और आपकी सकारात्मकता के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम, और हमारे पथ प्रदर्शक हैं आप। तो सर बहुत बहुत थैंक यू आपका। प्रमोद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने सुंदर शब्द लिखकर हमको और मोटिवेट किया है। यकीन मानना दोस्तों, मैं हर दिन अपनी कहानी सुनकर मैं खुद मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि आप सुबह सोकर उठे और अचानक भाग दिए। हमारा दिन का कोई उद्देश्य होता है, हमारा दिन का कोई एजेंडा होता है। तो इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी कुछ उद्देश्य बनाना चाहिए। तो प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर एक आध टिप्स और कोई आप लोगों से शेयर करना चाहते हो, कुछ और टिप्स बच्चों से, स्पेशली स्टूडेंट से? देखिए, सबसे अच्छा प्रश्न तो उस बच्ची ने पूछ ही लिया था। बिल्कुल। जो बहुत बड़े ग्लोबल लेवल पर प्रॉब्लम थी कि हम कहाँ कहाँ बिखरे हैं, कैसे कैसे हम अपने आप को समेटे। तो दोस्तों, मैंने उसके लिए आपको बताया था, यहाँ तक कि दिशा ने भी बताया था कि मैंने सेमिनार में ये चीजें बोली थी कि हमारे सपनों को दीवार पर चिपका दे। दोस्तों, जाते जाते मैं एक अच्छी टिप्स और देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी मेमोरी जो होती है ना, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हमें सफलता बनाने में। अगर आप मेमोरी के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे डोले देख रहे हैं, जैसा कि आप मेरे डोले देख रहे हैं, तो ये डोले सोले जो सोचने से नहीं बने हैं, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर एक्सरसाइज की होगी, मैं प्रॉपर डाइट लेता हूँ, प्रॉपर समय पर सोता हूँ, उठता हूँ। इतनी सारी क्रियाएं करने के बाद ये आप मेरे डोले देख रहे होंगे सर। क्या बात है, थैंक यू। तो इसी तरह हमारी मेमोरी की भी कुछ एक्सरसाइज होती है। अगर हम मेमोरी की प्रॉपर एक्सरसाइज करें, तो जो मोटी मोटी किताबें होती है वो हमें आसानी से हमारे अंदर स्टोर हो जाती है। तो जो दोस्तों, मैं यहाँ पर छोटी सी चलते चलते टिप्स देना चाहता हूँ। टिप्स ये है कि अगर सच में आप अपनी मेमोरी से वास्तविक रूप से काम लेना चाहते हैं, तो सोने से पहले करीब आधा घंटे पहले कोई भी डरावने धारावाहिक ना देखें। पहली चीज तो ये, क्योंकि आप डरावने धारावाहिक देखेंगे तो सोने से पहले तरह तरह के दिमाग में विचार आएंगे। आज तरह के क्राइम पेट्रोल इस तरह के जो आ रहे हैं उनसे लोग डरते हैं, तो आप इस तरह के ना देखें, बल्कि कुछ अच्छी चीजों को देखें केवल 10-15 मिनट। और सोने से जाने से पहले आप अपने पैरों को बहुत अच्छे से धोएं, क्योंकि ज्यादातर 99% स्टूडेंट जो होते हैं वो जाते हैं और सीधा जूता उतारा, मोजे फेंके और जाके सो गए। ये गलत है, इट्स रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपको सोने से ठीक 10-15 मिनट पहले अच्छे ठंडे पानी से अपने पाँव को धोना चाहिए, और धोने के बाद बढ़िया बिस्तर पे शांति पूर्वक लेट कर ठीक दिनचर्या जो होती है, आपने दिन भर क्या काम किया, आप किससे मिले, किसने किससे क्या कहा, ये सारे आपको मनन करने हैं, यानी रिवाइज करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज है। उल्टे क्रम में जब आप याद करेंगे तो आपकी मेमोरी में बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे जो एक्टिवेट होंगे। जब न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे तो आपकी मेमोरी का विकास होगा, और आपकी मेमोरी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ एक बहुत मधुर नींद आ जाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब सो गए। तो डियर स्टूडेंट, आज से 2 आदत आज अपना लें, और इस आदत का आप देखिएगा कितना फायदा मिलेगा। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा सर कि आप भी जाने से पहले अपने पैरों को भली भांति धोएं बहुत अच्छे से, और उसके बाद आप सोने जाएं।
आपकी नींद देखिए कितनी शानदार होगी। लेकिन मैं आपसे उल्टी दिनचर्या के बारे में नहीं कहूंगा, क्योंकि आपकी मेमोरी ऑलरेडी तेज है। मैं आपके लिए छोटा सा टिप देना चाहता हूँ, जो कि बड़े लोग यहाँ बैठे हुए। टिप्स ये है कि आप अपने मोबाइल पे एक कोई अच्छा मंत्र, जिस आराधक को आप मानते हैं, जिस देवता को आप मानते हैं, उसका मंत्र अपने मोबाइल पे सिरहाने पे लगा के और बढ़िया आंख बंद करके सो जाइएगा। अगले दिन देखिएगा आप कितनी फ्रेशनेस के साथ उठेंगे और आपका दिन कितना अच्छा रहेगा। रात भर वो मंत्र अपने अंदर गूंजता रहेगा, रात भर आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब चलेगा। सो गए। हाँ। लेकिन क्या होता है, जब हम अच्छी भावनाएं लेकर सोते हैं ना सर, अच्छे विचार लेकर सोते हैं, तो हमारा मन बहुत शांत रहता है, उतनी अच्छी शांति से हम सोते हैं। आप देखिएगा आपको एक भी डरावने सपने नहीं आएंगे। नहीं, वैसे तो मुझे डरावने सपने नहीं आते। नहीं, कभी कभी आते होंगे। नहीं, जीवन में तो ऐसे काम नहीं करे कि डरावने सपने आए। सपने हमेशा अच्छे ही आते हैं। चलो, आते तो है, लेकिन वो भी नहीं आएंगे। वो भी नहीं आएंगे, ये जरूरी है। और डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ किसी कंपनी का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो बैद्यनाथ आता है, बैद्यनाथ, उसकी संख पुष्टि वाकई में बहुत लाभदायक है। मैंने इसका इस्तेमाल किया है और मैं चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उस संख पुष्टि का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इससे हमारे न्यूरॉन्स बहुत एक्टिवेट होते हैं और क्योंकि उससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो जितनी अच्छी आप नींद लेंगे उतनी अच्छी आप स्टडी कर पाएंगे। और दोस्तों, आपको रात को 11:30 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं जगना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को स्टडी नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम दिन में होते हैं, है ना, एग्जाम रात में नहीं होते। इसलिए रात में स्टडी करने से आपकी मेमोरी का बहुत बड़ा लॉस होगा। मैंने प्रैक्टिकल आजमाया है, इसलिए कोशिश करें आप 11:30 बजे सोएं और सुबह 5:30 बजे उठकर फिर आप पढ़ाई करें। उम्मीद है ये टोटके आपको बहुत काम आएंगे। मैं सफल ऐसे ही नहीं हुआ हूँ। सफल होने के लिए ये सर मैंने कई मंदिरों में कई जगह पटका होगा, कई गुरुद्वारे गया होगा, कई जगह मैंने सर पटके होंगे और साथ में टोटके भी आजमाए हैं। क्योंकि सफलता जो होती है वो किसी एक चीज से नहीं मिलती सर। सफलताएं कई चीजों का मिश्रण है। इसीलिए कोई जब किसी का भविष्य बताता है ना, तो किसी का भविष्य सच नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक का भविष्य कई लोगों पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए मुझे चोट लगी है, तो मेरी मदर को, मेरे फादर के नसीब में भी लिखा होगा कि आपको दुख होगा। इसका मतलब ये है कि नसीब बनाना हमारे हाथ में है। हम जितना अच्छा अपने निर्माण करेंगे उतनी जल्दी सफल होंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। आज हमारे कार्यक्रम में आज मुकेश जी ने इतने सारे टिप्स बताए हैं। आई होप गाइस ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको ये किताब सीए पास द रियल स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। आपको अमेजोन पे भी आप उपलब्ध मिल जाएंगे, ऑनलाइन स्टोर और अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो मैं आपको इनकी किताब के बारे में एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इस बुक का नाम दर्ज है, साथ ही साथ मुकेश सिंह जी का नाम भी दर्ज है। सर बहुत बहुत मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने कम समय में, आपकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने कम समय में आपने मैनेजमेंट किया। और स्पेशली आपको नंदा मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम इसलिए याद है क्योंकि मुझे पंजाबी लोग बहुत पसंद है ना, तो इनका नाम वैशाली नंदा है। तो अक्सर मतलब मुझे दो लोग बहुत ज्यादा पसंद रहे लाइफ में, एक सिंधी और पंजाबी, पता नहीं क्यों। सिंधी आपके पार्टनर है। और आज भी मेरे मैक्सिमम क्लाइंट पंजाबी होंगे, सिंधी होंगे। अच्छा, हम गलत फंस गए फिर आपके नहीं साथ। नहीं नहीं, देखिए आपसे तो मैंने सीखा है कि जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, व्यापार कैसे करना है। ऐसा मत बोलिए। मेरे कई दोस्त, कई क्लाइंट अग्रवाल गुप्ता हैं जिससे जीवन के उद्देश्य सीखे। क्यों है मैडम, जिन्होंने बताया कि किस तरह आप महाजनी और खूबसूरत स्माइल लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है सर, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। रहता है। बिल्कुल सही है। थैंक यू। सर की स्माइल से तो हमेशा मैंने मैं आपकी स्माइल का मतलब इतना कायल हूँ क्या कि बात है। हाँ, मतलब टेलीफोन पे आधा पौन घंटे बात हो जाती है। हाँ बिल्कुल। मैंने टीचर्स डे को सर को किया भी था। हाँ, सर आपकी स्माइल हाँ, हमेशा, जब भी देखो सर हमेशा स्माइल करते रहते हैं। हाँ। देखना एक दिन इसी स्माइल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दर्ज करेगा क्या बात है। और प्लीज उसका नाम आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो गाइस आज के इस कार्यक्रम में और यहाँ प्रेजेंट सभी लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने हमारे इस कार्यक्रम को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया। सो थैंक यू सो मच गाइस। हम नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे अदर ऑथर्स के साथ, नई नई बातों के साथ में। ओके, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।